जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछते हैं कि क्वेश्चन को रट लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। मेरे साथ राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन हो जाता रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना या शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से होता क्या है, तो विटामिन डी कमी से बच्चों में रिकेटस और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके मुख्य स्रोत है धूप, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, दूध। चलिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम बताते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। विटामिन डी अभी हम लोग पढ़े, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम जो होता है टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोटोप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइसोटोप वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बाकी विकल्पों की बात करें तो आइसोबार द्रव्यमान संख्या समान होता है इसमें, परंतु परमाणु संख्या अलग होते हैं। आइसोटोन की बात करें तो न्यूट्रॉन संख्या समान लेकिन प्रोटॉन अलग होता है। आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण में अंतर हो सकता है। रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग चिकित्सा और अनुसंधान में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम शरीर का संतुलन और समन्वय बनाए रखता है या मांसपेशियों की गतिविधियों को सटीक और नियंत्रित करता है या मस्तिष्क के पिछले में स्थित होता है। बाकी विकल्पों की बात करें, सेरेबम जो है जिसे प्रामस्तिष्क बोलते हैं, सोच, याददाश्त और बुद्धि के लिए जिम्मेदार है। मेडुला श्वसन और हृदय गति जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख प्यास नियंत्रित करता है। सेरेबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है, या पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है। इससे खराब होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में बाइल जूस यानी कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में बाइल जूस यानी कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा का पाइसीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाइल जूस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, इसे पाइसीकरण कहते हैं, या वसा के पाचन को आसान बनाता है, या यकृत में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। बाइल में एंजाइम नहीं होते फिर भी यह पाचन में मदद करता है, या क्षारीय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका रासायनिक सूत्र ही पूछ लेता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मंदक का काम न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना होता है। परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का एक प्रमुख मंदक है। धीमे न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। कैडमियम की बात करें जो ऑप्शन में दिया, कैडमियम की छड़ें या कंट्रोल रोड में उपयोग होता है, मंदक नहीं। बोरोन या भी न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तरल रोड सोडियम या कूलेंट के रूप में उपयोग होता है।
अन्य मंदक की बात करें तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। कंट्रोल लोड जो होते हैं कैडमियम बोरान की छड़ बोरान से बनती है। कूलेंट सोडियम या पानी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेनकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। इसकी कोशिकाओं की दीवारें असमान रूप से मोटी होती हैं या पौधों को झुकाने पर टूटने से बचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पेरेन्काइमा भंडारण और प्रकाश संश्लेषण मदद करता है। स्क्लेरेन्काइमा कठोरता देता है, लचीलापन नहीं। जाइलम जल परिवहन करता है। तो कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं होती हैं या मुख्यतः तनों और पत्तियों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना के सामने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। इसके कारण दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। बहुत ज्यादा पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष होता तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समूह 17 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। प्रमुख तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। समूह 1 में क्या है तो समूह 1 में क्षार धातुएं हैं। समूह 16 ऑक्सीजन परिवार को कहते हैं। समूह 18 अक्रिय गैस होती हैं। हेलोजन का अर्थ होता है साल्ट फॉर्मर यानी लवण बनाने वाले। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आयोडाइन आयन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है या अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन या ग्लूकागन बनाता है। बाह्यस्रावी भाग से पाचन एंजाइम बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है लेकिन मिश्रित नहीं है। पलीहा रक्त से संबंधित अंग है, ग्रंथि नहीं है। थाइमस केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अग्नाशय पाचन और हार्मोन दोनों कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ पर रखने से पिघलने लगती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ पर रखने से पिघलने लगती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गैलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैलियम का गलनांक लगभग 39.7 डिग्री सेल्सियस होता है जो शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम है, इसलिए इसे हाथ पर रखने पर भी या पिघलने लगता है। या एक मृद यानी कि सॉफ्ट धातु है और सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग होती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो सोडियम या जो पतक्रियाशील है लेकिन हाथ में पिघलता नहीं। पोटेशियम या भी बहुत पतक्रियाशील है पर सामान्यतः हाथ में नहीं पिघलता। और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका गलनांक बहुत अधिक है। गैलियम का उपयोग थर्मामीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है या एल्युमिनियम को कमजोर कर सकता है। कम गलनांक वाली धातुओं में गैलियम, सीजियम, पारा शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पोटेशियम परमैंगनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आपसे पूछा है कि इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कीटनाशक के रूप में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में जल शुद्धिकरण और घाव साफ करने में होता है या बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है।
कैमेनोफोर का रंग बैंगनी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है बैंगनी होता है या जल को शुद्ध करने में उपयोगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो किसका संकेत है। आपसे पूछा है कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीला से लाल बोला है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह जो विलयन होगा वह अम्लीय विलयन होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता, अगर 7 से अधिक होता तो वह क्षारीय होता। इसमें उपस्थित आयन, हाइड्रोजन आयन लिटमस डाई को रासायनिक संरचना को बदल देता है, जिससे उसका रंग नीचे से लाल हो जाता है। लाल लिटमस अगर नीला हो जाए तो क्षारीय विलयन है और नीला लिटमस अगर लाल हो जाए तो अम्लीय विलयन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है और यह इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, यह एकदम सही है। आपको गलत विकल्प छांटना है। टिटनेस जीवाणु से होता है, या भी सही है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, या भी सही है। परंतु खसरा जो जीवाणु से दिया हो या गलत विकल्प है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खसरा का कारण वायरस होता है। कौन सा वायरस, तो मीजल्स वायरस। विकल्प में इसे जीवाणु से जोड़ा गया जो कि गलत है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। टिटनेस जीवाणु जो होता है क्लस्ट्रिडियम टेटनी जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, तो वायरस से होने वाले रोग पोलियो, खसरा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा है। जीवाणु से होने वाले रोग टाइफाइड, टिटनस, क्षय रोग यानी कि टीबी हैजा है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, अमेबिसिस नींद की बीमारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं और उद्योगों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनेमोमीटर वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर उष्मा मापने के लिए और अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किससे कारण होता है। आपसे पूछा है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग होना किससे कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिनॉइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन शरद ऋतु में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। उस समय पत्तियों में मौजूद कैरोटीनॉइड रंग द्रव दिखाई देने लगता है, जिससे पत्तियां लाल, नारंगी और पीली दिखाई देती हैं। कैरोटीनॉइड दो प्रकार के होते हैं। कैरोटीन्स नारंगी रंग देते हैं, जो जैंथोफिल्स पीला रंग के लिए उत्तरदायी हैं। पौधों में लाल रंग कभी कभी एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट से भी आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है लाइपेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है, या मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है। तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो करता है स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन क्या है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है अग्नाशय से स्रावित। और राइबोन्यूक्लियस जो है आरएनए का अपघटन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आपका राइट आंसर जाता है कि नहीं। आपसे पूछा कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत। कौन कौन से, तो ये होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जिसे हिंदी में कहेंगे कृंतक, कैनाइन, पूर्व दाढ़ और दाढ़। कृंतक क्या होते हैं यानी कि इंसीजर क्या होते हैं, सामने वाले दांत, तेज दांत होते हैं, भोजन को काटने के लिए होते हैं। कैनाइन क्या है, तो नुकीले दांत होते हैं, भोजन को फाड़ने के लिए होते हैं। और पूर्व दाढ़ यानी कि प्रीमोलर्स चबाने और पीसने के लिए होते हैं। और दाढ़ जो है यानी कि मोलर्स बड़े और मजबूत दांत भोजन को अच्छे से पीसने के लिए होते हैं। वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यह चिकित्सा की वह शाखा है जो कैंसर के निदान, उपचार, रोकथाम और अनुसंधान पर केंद्रित है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन क्या करता है, कहलाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। हार्मोनों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तारों और ब्रह्मांड के अध्ययन करने वालों को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती। आपसे पूछा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है जैसे हवा से पानी में, तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। बेग बदलता है, स्पीड जो है बेग बदलता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन बदलती है जैसे अपवर्तन कहते हैं। तरंग दैर्घ्य भी बदलती है लेकिन आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सूत्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति उस सूत्र की विशेषता होती है और माध्यम के बदलने से नहीं बदलती। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है तो इनको रख लीजिए कि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।